हेलो गाइस, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। महेश को चेतावनी देने के बाद मिस्टर शैडो अंतरा को होटल सहारा लेकर आ गया था। अंतरा सो गई थी और मिस्टर शैडो उसके लिए खाना बनाने में लग गया था। तब तक देविका ने यह कहकर मिस्टर शैडो को नीचे होटल लॉबी में बुलाया था कि वो आखिरी बार बाय बोलना चाहती है, क्योंकि वो हमेशा के लिए नॉर्वे शिफ्ट हो रही है। नीचे आते ही मिस्टर शैडो ने सीधा मुद्दे की बात कही, बाय। लो, अब मैंने भी बोल दिया, अब जाओ यहाँ से। देविका ने निराशा के साथ एक गहरी सांस ली और कहा, तुम कितने बेदर्द हो रणवीर। आज मैंने अपना लुक चेंज किया है, कम से कम कॉम्प्लीमेंट तो दो। अच्छा चलो, इतना तो बता दो कि मैं अंतरा जैसी दिख रही हूँ या नहीं। मिस्टर शैडो ने उसे घूरते हुए कहा, मेरे सब्र का इम्तिहान लेना तुम्हें बहुत भारी पड़ सकता है देविका। यह सुनते ही देविका ने कहा, ठीक है, मैं जा रही हूँ, बस इसे अपने पास रख लो। यह कहते हुए देविका ने अपने बैग में से कुछ निकाला। मिस्टर शैडो की भौहें सिकुड़ गई। यह क्या है? इसके जवाब में देविका ने बताया, वही हेयर बैंड जो तुम्हें अपनी जान से भी प्यारा है। मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही हेयर बैंड खरीदा था और उसे तुम्हारे वाले हेयर बैंड के साथ बदल दिया था। यह वाला ओरिजिनल है। यह जानकर मिस्टर शैडो थोड़ा चौंक गया। उसने कड़ी आवाज में पूछा, तुमने यह कब बदले थे? देविका ने एक आह भरी और कहा, बहुत टाइम पहले, लेकिन अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। भले ही तुमने मेरे साथ कितनी भी नाइंसाफ़ी की हो, लेकिन अब मैं अपने मन में कोई कड़वाहट नहीं रखना चाहती। तुम अपनी अमानत रख लो। यह कहते हुए देविका ने हेयर बैंड मिस्टर शैडो को देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मिस्टर शैडो ने वो नहीं लिया। वो बस उस हेयर बैंड को देखता रहा। देविका की भौहें उठ गई। यह तुम्हारी प्यारी अंतरा का है ना? फिर भी तुम्हें नहीं चाहिए? मिस्टर शैडो सतर्क था। तुमने सच में इसे बदला था या नहीं, इसका क्या सबूत है? और आज अचानक से तुम्हारा ज़मीर जाग गया और मुझसे मिलने सीधा होटल सहारा में चली आई। सच सच बताओ देविका, तुम्हारा इरादा क्या है? देविका हंस पड़ी। रणवीर, तुम अंतरा के पीछे इस तरह से पागल हो गए हो कि तुम्हें किसी और की बातों पर भरोसा ही नहीं रहा। इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने ताना मारा, मैं बहुत सारे लोगों पर भरोसा करता हूँ, लेकिन तुम उन बहुत सारे लोगों में बिल्कुल नहीं आती हो। और अब तुम्हें बिल्कुल आखिरी बार बता रहा हूँ कि आगे से कभी मेरे या अंतरा के आसपास दिखी तो तुम्हारा क्या अंजाम होगा, यह तुम्हें पता ही है। अब दोबारा मैं बोलूँगा नहीं, करके दिखाऊंगा। यह सुनते ही देविका के चेहरे की मुस्कान एक झटके में गायब हो गई। उसने अपने सामने खड़े इस लंबे आदमी को देखा। वो जाना पहचाना होकर भी अनजान लग रहा था। देविका को कई बार ख्याल आता कि काश वो अंतरा होती तो रणवीर उसे अपनी बाहों में लेता और उसे प्यार करता। लेकिन भले ही वो कितनी भी अंतरा जैसी दिखती हो, पर वो ना ही अंतरा थी और ना कभी बन सकती है। वो बस अंतरा का एक ऑप्शन है। देविका की आंखों में अचानक एक चमक आ गई। उसने अपना सर झुकाते हुए कहा, अगर अंतरा इस दुनिया में ना होती तो कितना अच्छा होता। तब तो तुम मुझे पसंद करते ना। इतना बोलने के बाद देविका ने मिस्टर शैडो की तरफ ऊपर देखा और आगे कहा, कम से कम तुम मुझे इतना तो बता सकते हो ना कि मेरे और अंतरा में क्या फ़र्क है। मिस्टर शैडो ने बेरुखी से कह दिया, तुम बस इतना समझ लो कि इस दुनिया में अंतरा सिर्फ एक ही है। तुम अंतरा कभी नहीं बन पाओगी। देविका ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगर मैं बन के दिखाऊं तो तुम्हें उसका लुक पसंद है तो मैं प्लास्टिक सर्जरी करवाकर बिल्कुल उसके जैसी बन जाऊंगी। उसे तैयार होना, मेकअप करना वगैरह पसंद नहीं है तो मैं भी वो सब नहीं करूंगी। वो सिर्फ स्पोर्ट्स शूज़ और स्नीकर्स पहनती है तो मैं भी हाई हील्स पहनना बंद कर दूंगी। उसे जो भी पसंद है मैं वो सब सीख कर बिल्कुल दूसरी अंतरा बन सकती हूँ। और मैं, देविका आगे कुछ कहे उसके पहले मिस्टर शैडो ने कह दिया, अंतरा की जगह कोई नहीं ले सकता। तो अब मुद्दे की बात करते हैं। तुमने यह हेयर बैंड बदला था या नहीं, इससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह अंतरा की निशानी थी, इसलिए यह मेरे लिए बहुत ख़ास था। लेकिन अब अंतरा खुद ही मेरे साथ है,
तो मुझे अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हें इसे अपने पास रखना है तो रखो और फेंकना है तो फेंक दो, और अब तुम जा सकती हो। इतना बोलकर मिस्टर शैडो वापस ऊपर जाने के लिए मुड़ा। देविका ने तुरंत मिस्टर शैडो का हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। रुको रणवीर, मेरे एक आखिरी सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मैं तुरंत यहाँ से चली जाऊंगी और आगे कभी तुम्हारे सामने तक नहीं आऊंगी। मिस्टर शैडो रुक गया। वैसे तो वो वहाँ से निकल जाना चाहता था, लेकिन उसने सोचा कि अगर उसने देविका को जवाब नहीं दिया तो वो उसे परेशान करती रहेगी, इसलिए उसे छुटकारा पा लेना ही बेहतर है। उसने देविका की तरफ मुड़कर कहा, आखिरी मतलब आखिरी? इसके बाद तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि तुम्हारा क्या हाल होगा। देविका ने मिस्टर शैडो के पीछे मार्बल की दीवार को देखा। वो दीवार किसी आईने से कम नहीं थी। देविका ने रिफ्लेक्शन में देखा कि एक ग्रीन कलर की पोर्शे कार होटल के गेट से अंदर आई और एक आदमी उस गाड़ी से उतरकर भागता हुआ अंदर आया। इसी के साथ देविका मुस्कुराई और तुरंत अपने दोनों हाथ मिस्टर शैडो के गले में डालकर उसे किस करने लग गई, लेकिन उसके होंठ मिस्टर शैडो के होंठों को छुए उसके पहले मिस्टर शैडो ने उसे धक्का दे दिया और वो पीछे के टेबल से जा टकराई। देविका को इतना दर्द हुआ कि उसकी आंखें नम हो गई। अंतरा, तुम ठीक हो? तुरंत ही ऋषभ मलिक भागता हुआ आया और देविका को संभाला। हालांकि जैसे ही उसने देविका का चेहरा देखा तो वो दंग रह गया। यह औरत लगभग 70 से 80% अंतरा जैसी दिखती थी, लेकिन यह अंतरा नहीं थी। ऋषभ ने तुरंत देविका को छोड़ दिया और पूछा, तुम कौन हो और अंतरा जैसी दिखने का नाटक क्यों कर रही हो? देविका अब अपने दर्द की परवाह नहीं कर सकती थी। उसके चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट और आंखों में पानी आ गए। वो उदास दिख रही थी, लेकिन मन ही मन खुशी से उछल रही थी, क्योंकि उसका तीर एकदम निशाने पर लगा था। ऋषभ एकदम सही वक्त पर आया था। देविका ने मिस्टर शैडो की तरफ इशारा करके कहा, मैं बस उस आदमी से जवाब मांग रही थी कि वो मेरा इस्तेमाल करने के बाद मुझे कचरे की तरह क्यों फेंक देना चाहता है। यह सुनते ही ऋषभ ने अपनी मुट्ठी भींच ली और मिस्टर शैडो की तरफ देखकर कहा, यह क्या कह रही है कबीर? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने बस इतना कहा, यह बहुत पुरानी बात है, मुझे इसके लिए कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। देविका तुरंत बोल पड़ी, क्यों नहीं? जब तुम मेरे साथ बिस्तर पर थे तब तो तुमने यही कहा था कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो, तो दुनिया के सामने यह बात मानने में क्यों कतरा रहे हो? यह सुनकर मिस्टर शैडो ने देविका को घूरते हुए कहा, मैंने पिछली बार तुम्हें चेतावनी दी थी कि मैं तुम्हें आखिरी बार मौका दे रहा हूँ। देविका ने भी पलटवार किया, चेतावनी या धमकी? मिस्टर ऋषभ, आप खुद बताइए, अगर एक आदमी किसी औरत के साथ रिश्ता बनाता है और फिर दूसरी औरत मिलने के बाद पहली औरत के सामने पैसे फेंक कर कहे कहीं दूर चले जाओ, तो ऐसे आदमी को आप क्या कहोगे? देविका अपने डायलॉग्स रट कर आई थी। विकास ने उसके साथ रिहर्सल भी किए थे कि उसे किस तरह से बात करनी है। थोड़ी सच्चाई, थोड़े झूठ, थोड़े आंसू, इन सब का कॉकटेल बनाकर देविका अपनी बात रख रही थी। देविका की बात सुनकर कोई भी यही कहेगा कि रणवीर उर्फ कबीर जिंदल ने देविका को अंतरा के लिए छोड़ दिया है, और अब तो ऋषभ के रूप में एक गवाह भी मिल गया था। देविका ने बेबस होने का नाटक करते हुए कहा, हालांकि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं। अगर मुझे पहले थोड़ा सा भी अंदाज़ा होता कि रणवीर कितना बेरहम इंसान है तो शायद मैं अपना दिल टूटने से बचा सकती थी, लेकिन तब मैं इसकी प्यार भरी बातों में आ गई थी। खैर, अब मैं बस यही चाहूँगी कि इसे और अंतरा को एक अच्छी ज़िंदगी मिले, दोनों शादी करके बच्चे पैदा करें और उनका संसार फले फूले। इतने कहने के बाद देविका ने मिस्टर शैडो की तरफ देखते हुए कहा, रणवीर, मैं तुमसे बस एक विनती करना चाहती हूँ कि मेरे साथ तुमने जो किया वो प्लीज़ अंतरा के साथ मत करना। यह कहने के बाद देविका लंगड़ाने का नाटक करते हुए आगे बढ़ी और टेबल पर हेयर बैंड रखा और फिर मुड़कर होटल सहारा की लॉबी से बाहर जाने लगी। वो अपना पेट पकड़कर थोड़ा झुककर बड़ी मुश्किल से चल रही थी।
देविका के शर्मिंदा होकर बाहर जाने के बाद ऋषभ ने मिस्टर शैडो को घूरते हुए पूछा, कबीर, तुम्हें बताना पड़ेगा कि इस औरत का क्या मामला है। देविका के जाने के बाद मिस्टर शैडो ने राहत की सांस ली और ऋषभ को जवाब दिया, बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। यह बोलकर मिस्टर शैडो वहां से जाने लगा। ऋषभ आगे बढ़ा और तुरंत मिस्टर शैडो का कॉलर पकड़ लिया। यह औरत बिल्कुल अंतरा जैसी दिखती है। तुम्हारा सच में इसके साथ अफेयर था? इसके जवाब में मिस्टर शैडो ने चेतावनी दी। मुझे जाने दो ऋषभ। ऋषभ ने भी कह दिया, जब तक मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं मिलते मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता। बताओ, क्या वह औरत सच कह रही थी? मिस्टर शैडो ने ऋषभ को घूरते हुए पूछा, तुम किस हक से मुझसे सवाल पूछ रहे हो? देविका ने पहले ही मिस्टर शैडो का मूड खराब कर दिया था। अब उसके पास ऋषभ से बहस करने का सब्र नहीं था और मिस्टर शैडो को यह भी पता था कि ऋषभ हमेशा से अंतरा को पसंद करता था। यह तो बार बार अंतरा ने उसे रिजेक्ट कर दिया था, इसलिए वो अंतरा से दूर रहने लगा था। पर जब मिस्टर शैडो और ऋषभ बार में बैठकर शराब पी रहे थे तब ऋषभ ने नशे में सच्चाई बताई थी कि ऐसा नहीं है कि अब वो अंतरा से प्यार नहीं करता, लेकिन वो अंतरा को परेशान नहीं करना चाहता, इसलिए उसने अंतरा के पीछे पड़ना बंद कर दिया है। इन दोनों प्रेमी को लड़वाना बहुत आसान था क्योंकि देविका का मामला इतनी जल्दी समझाया नहीं जा सकता था और वैसे भी मिस्टर शैडो यह मामला अपनी होने वाली बीवी के प्रेमी को नहीं बताना चाहता था। मिस्टर शैडो यह सब सोच रहा था तब तक ऋषभ ने जवाब दिया, तुम मुझसे मेरा हक पूछ रहे हो? मैं अंतरा से प्यार करता हूँ। मैं तुम दोनों के बीच सिर्फ इसीलिए नहीं पड़ रहा था क्योंकि मुझे लगा था कि अंतरा बचपन से तुम्हारा प्यार रही है और अंतरा ने भी तुम्हें चुना है। लेकिन इस औरत की बात सुनकर अब मुझे शक होने लगा है कि तुम वाकई अंतरा से प्यार करते हो या इस औरत से। मिस्टर शैडो ने ऋषभ की बात को साफ नकार दिया। ऋषभ ने आगे कहा, तो फिर मुझे अभी के अभी जवाब दो कि तुम्हारे और उस औरत के बीच क्या था? तुम उसके साथ सोए क्यों थे? मिस्टर शैडो ने ऋषभ का हाथ झटक दिया। ऋषभ, यह मेरा पर्सनल मैटर है। मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें किसी भी तरह की सफाई देने की कोई ज़रूरत है। यह बोलकर मिस्टर शैडो लिफ्ट की तरफ चलने लगा। ऋषभ भी तेजी से उसके आगे निकला और बोला, भले ही मुझे तुम्हारे पर्सनल मैटर्स जानने का हक नहीं है, लेकिन अंतरा को तो है। अंतरा ऊपर ही होगी ना? मैं अभी जाकर उसे सब सच सच बताता हूँ। मैं उसे यह भी बता दूंगा कि तुम्हारे साथ शादी करने से पहले उसे ठीक से सोचने की ज़रूरत है। यह बात मिस्टर शैडो का गुस्सा भड़काने के लिए काफ़ी था। उसने ऋषभ से कहा, ऋषभ, अंतरा ने तुम्हें इतनी बार रिजेक्ट कर दिया है, फिर भी तुम किसी न किसी बहाने से वापस उसके पीछे पड़ जाते हो। ऋषभ ने लिफ्ट का बटन दबाते हुए जवाब दिया, अगर मैं अंतरा का लवर नहीं बन पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं हमेशा उसका सच्चा दोस्त रहूँगा। मैं उसे अंधेरे में नहीं रहने दे सकता। मिस्टर शैडो ने समझाया, ऋषभ, मैं इस मामले को संभाल लूँगा। तुम्हें पता नहीं है कि वह औरत कितनी लालची है। मैं उसे पैसे भी दे चुका हूँ। ऋषभ ने तुरंत जवाब दिया, लेकिन उसने खुद कहा है ना कि उसे पैसे नहीं तुम चाहिए। ऋषभ के यह कहने तक लिफ्ट आ चुकी थी। दरवाज़ा खुलते ही ऋषभ तुरंत अंदर गया और 6 नंबर का बटन दबा दिया। दरवाज़ा बंद होने से पहले मिस्टर शैडो भी लिफ्ट के अंदर चला गया। ऋषभ ने ताना देते हुए कहा, अच्छा है तुम साथ आ रहे हो। मुझे तो जवाब दे नहीं रहे थे। अब देखता हूँ अंतरा को कैसे मना करते हो। मिस्टर शैडो ने फिर से ऋषभ को समझाने की कोशिश की। देखो, मेरी बात मानो। अंतरा आज वैसे ही अपने पिता की वजह से बहुत स्ट्रेस में है। प्रेगनेंसी में उसे ज़्यादा स्ट्रेस देना ठीक नहीं है। मौका मिलते ही मैं उसे खुद बता दूंगा, लेकिन तुम प्लीज़ अभी उसे डिस्टर्ब मत करो। वो सो रही है, अभी उसे सिर्फ आराम की ज़रूरत है। यह बात सुनकर ऋषभ थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से कहाँ था। मिस्टर शैडो को जवाब देते हुए उसने कहा, तो फिर मैं उसके उठने तक इंतज़ार कर लूँगा। अब मिस्टर शैडो के सब्र का बांध टूट रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर तुम इसी तरह अपनी ज़िद पर अड़े रहे तो मुझे मजबूरन विक्रांत को कांटेक्ट करना पड़ेगा। ऋषभ ने मिस्टर शैडो का मजाक उड़ाया। अब तुम मुझे धमकाने के लिए मेरे भाई का इस्तेमाल करोगे।
मिस्टर शैडो ने सफाई दी। मैं तुम्हें धमका नहीं रहा हूँ, मैं बस रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अंतरा को आराम करने दो। वो आज बहुत थकी हुई है। यह मामला एक या दो बातों में समझाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं बाद में खुद अंतरा से बात कर लूँगा, लेकिन आज नहीं। ऋषभ ने अपना सर ना में हिलाया। अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। अचानक एक ज़ोर की आवाज़ आई और झटके से लिफ्ट बीच में ही रुक गई और लिफ्ट की सारी लाइट्स भी बंद हो गई, जिससे अंधेरा छा गया। ऋषभ कोसने लगा, साला यह 5 स्टार होटल में भी पावर कट होता है। उसने तुरंत अपनी जेब से लाइटर निकाला और जलाया। इसके साथ ही छोटी सी जोत से लिफ्ट में थोड़ा उजाला फैल गया। मिस्टर शैडो ने कहा, लगभग सारे होटल्स में इमरजेंसी जनरेटर्स होते हैं, अभी पावर वापस आ जाना चाहिए। यह सुनकर ऋषभ ने कहा भरी। मिस्टर शैडो और ऋषभ लिफ्ट में फंसे थे। तब दूसरी तरफ अंतरा की नींद खुल गई। उसे कुछ जलने की बदबू आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोली और आसपास देखते हुए आवाज़ लगाई, हबी, पर कोई जवाब नहीं आया। उसने उठकर टाइम देखा और बेड से उतरी। बेडरूम से निकलकर वो किचन की तरफ चलने लगी। आप अभी तक खाना बना रहे हो? लेकिन दूर से उसे किचन में कोई नहीं दिखा। अब जलने की बू धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। अंतरा को मनहूसियत सी महसूस हो रही थी। उसने अपना फ़ोन और वॉलेट उठाया और शूट का मेन डोर खोलकर बाहर निकली। वो बाहर निकलकर होटल के किसी स्टाफ को इन्फॉर्म करना चाहती थी, लेकिन पूरे कॉरिडोर में अंधेरा छाया हुआ था। उसे कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। अंतरा को भी यही ख्याल आया कि पावर कट कैसे हो सकता है। उसने अपने हाथ फैलाकर दीवार ढूंढी। आसपास के कमरों के गेस्ट भी पावर कट होने की वजह से चिल्ला रहे थे। अंतरा को उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। वो फ़ोन की फ्लैश लाइट ऑन करने ही जा रही थी कि अचानक अंधेरे में वो किसी से टकराई। उसने तुरंत माफ़ी मांगी, ओह सॉरी, पर सामने वाले ने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन अंतरा को इतना ज़रूर समझ आया कि सामने वाला हाँफ रहा था। अंतरा ने पूछा, आप ठीक तो है ना? लेकिन अगले ही सेकंड अंतरा के पेट पर एक ज़ोर का घूंसा लगा। आह! दर्द की वजह से अंतरा के गले से आवाज़ ही नहीं निकली। तुरंत उसके माथे पर पसीना आ गया। वो दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ गई और अपने पेट को बचाते हुए कहने लगी, रुक जाओ, मैं प्रेग्नेंट। अंतरा आगे कुछ बोले उसके पहले फिर से उसके पेट पर वार हुआ। इसी के साथ अंतरा को उसकी जांघों पर गर्माहट महसूस हुई। जिसने अंतरा पर हमला किया था वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर चला गया था। अंतरा उसका चेहरा तक नहीं देख पाई थी। अंतरा के अंदर दर्द की जैसे लहर उठ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पेट को ज़ोर से मसल रहा हो। हेल्प, कोई है? अंतरा बड़ी मुश्किल से मदद के लिए पुकार लगा रही थी, लेकिन आसपास अभी भी शोर था, जिसकी वजह से किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। खून बहता ही जा रहा था। अंतरा ने उसे छुआ तो उसके हाथ खून से सन गए थे। हालांकि अच्छी बात यह थी कि अंतरा का फ़ोन उसके पास था। उसने तुरंत फ़ोन अनलॉक किया और स्पीड डायल से मिस्टर शैडो को कॉल किया, लेकिन उसे सामने से बस इतना सुनाई दिया, आप जिस नंबर से संपर्क करना चाहते हैं वो अभी पहुंच के बाहर है, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। उसके बाद अंतरा के फ़ोन का नेटवर्क भी चला गया। अब किसी से कांटेक्ट करने का कोई ज़रिया नहीं बचा था। दूसरी तरफ लिफ्ट में ऋषभ अभी भी लाइटर जलाए हुए था। यह 5 स्टार होटल है कि क्या है? इतना टाइम हो गया, अभी तक पावर वापस क्यों नहीं आया? अब तक वो और ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था। वैसे भी ऋषभ में सब्र की बहुत कमी थी। दूसरी तरफ मिस्टर शैडो कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन उसकी सांसें तेज होने लगी थी। आज देविका अचानक उसे मिलने आई थी और उसके तुरंत बाद होटल में पावर कट हुआ था। यह इत्तेफाक थोड़ा अजीब लग रहा था। मिस्टर शैडो यह सब सोच रहा था, तब ऋषभ ने कहा, अगर हम इसी तरह इंतज़ार करते रहे तो सफोकेशन से मर जाएंगे। यह सुनकर मिस्टर शैडो ने कहा, तो तुम्हारे पास यहाँ से निकलने का और कोई आइडिया हो तो बताओ। ऋषभ ने पलटवार किया, मेरा मजाक उड़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम तो बहुत पावरफुल हो ना। तुम अंतरा को सेफ रखने के लिए बहुत कुछ करते हो।
तो अब तुम्हारे होटल में पावर कट क्यों हुआ है? मिस्टर शैडो ने कह दिया कि वो इंसान है, भगवान नहीं। ऋषभ ने मिस्टर शैडो की तरफ देखकर कहा, और यह मास्क उतार क्यों नहीं देते? तुम्हारा मास्क अंधेरे में बहुत भयानक लग रहा है। ऋषभ को मास्क देखकर डर लग रहा था, खासकर जब मिस्टर शैडो अंधेरे में अचानक ऋषभ की तरफ अपना सर घुमाता था। तब ऋषभ चौंक जाता था। अचानक ऋषभ को याद आया कि जब वो लोग बार में बैठकर शराब पी रहे थे, तब उसने खुद नशे में बहुत कुछ बता दिया था, लेकिन मिस्टर शैडो उसके साथ ज़्यादा बात नहीं कर रहा था। ऋषभ ने कहा, कबीर एक सवाल पूछूं? मिस्टर शैडो ने साफ मना कर दिया। ऋषभ ने कहा, फिर भी मैं पूछूंगा। मिस्टर शैडो ने कोई जवाब नहीं दिया और लिफ्ट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन आखिर वो एक मशीन थी, उसे इंसानी ताकत से खोला नहीं जा सकता था। ऋषभ ने कहा, कितनी भी कोशिश कर लो, दरवाजे नहीं खुलेंगे। क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो? तुमने ही कहा था ना कि हर होटल के पास इमरजेंसी के लिए जनरेटर होते हैं। थोड़ी देर रुक जाओ, पावर लौट आएगा। मिस्टर शैडो ने भी कोशिश करना बंद कर दिया। अचानक ऋषभ ने कहा, अगर तुमसे पहले अंतरा को मैं मिला होता तो वो तुम्हारे बदले मुझे ही चुनती। यह सुनकर मिस्टर शैडो को हंसी आ गई। उसने कहा, मुझे अंतरा पर पूरा भरोसा है। ऋषभ ने मिस्टर शैडो को उसकी बात का मतलब पूछा। मिस्टर शैडो ने समझाया, अंतरा कमज़ोर औरत नहीं है, उसे कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। उसे बस ऐसा आदमी चाहिए जो उसके साथ खड़ा रहे और हमेशा उसे सपोर्ट करे। और बुरा मत मानना ऋषभ, लेकिन तुम्हारा नेचर तो तुम्हें पता ही है। अगर मैं नहीं होता तब भी अंतरा तुम्हारे जैसे अड़ियल आदमी को नहीं चुनती। इसके जवाब में ऋषभ ने बताया, तुम कुछ भी बोल रहे हो, मैंने भी वही किया होता जो तुमने किया है। मैं उसके मामा की ट्रीटमेंट के लिए उसे पैसे देता, मैं भी उसकी माँ की मौत का बदला लेने में पूरी मदद करता। और तुम यह भूल रहे हो कि डॉक्टर मनीषा पाटिल को अब्रॉड से मैं ही लेकर आया था। उसे इंडिया लाने में मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी और काफ़ी सारे पैसे भी खर्च करने पड़े थे। मैं उसे ऋषभ अपनी बात पूरी करे उसके पहले अचानक लिफ्ट की लाइट्स चल उठीं और एक झटके से लिफ्ट वापस ऊपर जाने लगी। कब से अंधेरे की आदि ऋषभ की आंखें अचानक उजाला होने की वजह से सिकुड़ गई। जैसे जैसे लिफ्ट ऊपर जा रही थी, उन लोगों का शोर सुनाई दे रहा था। 6th फ्लोर पर दरवाज़ा खुलते ही उन्हें बाहर बहुत सारे लोग दिखाई दिए। सब लोग इधर उधर भाग रहे थे। वो लोग चिल्ला रहे थे, जल्दी करो, आग फैल रही है, जल्दी से सीढ़ियों से नीचे उतरो। आग का नाम सुनते ही मिस्टर शैडो और ऋषभ चौंक गए। उन्हें समझ आ गया कि कोई तो गड़बड़ है। अभी अभी पावर कट हुआ था और अब आग कैसे लग गई। ऋषभ ने किसी भागते हुए आदमी को पकड़कर पूछा, ए सुनो, कहाँ आग लगी है? वो एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वो इतना घबराया हुआ था कि ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। 607, रूम नंबर 607 में, शायद उसके किचन में। इतना बोलकर उस आदमी ने खुद को ऋषभ की पकड़ से छुड़ाया और सीढ़ियों की तरफ भाग गया। रूम नंबर 607 सुनकर मिस्टर शैडो एक धड़कन चूक गया। वो तुरंत अपने रूम की तरफ भागा। हालांकि वहां पहुंचते ही उसने देखा कि पूरा रूम आग में जल रहा था। हर जगह आग की लपटें थी, धुएं की बदबू भी आ रही थी। अंतरा, अंतरा तुम अंदर हो, मिस्टर शैडो घबरा कर चिल्ला रहा था। तब तक ऋषभ भी वहां पहुंच गया। मिस्टर शैडो को देखकर वो भी पैनिक हो गया। आग बढ़ती जा रही थी। होटल स्टाफ फायर एक्सटिंग्विशर से आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आग इस कदर फैल गई थी कि 100 फायर एक्सटिंग्विशर से भी नहीं बुझ सकती थी। मिस्टर शैडो रूम के अंदर जा ही रहा था कि एक वेटर ने उसका हाथ पकड़ लिया। अरे सर, आप क्या कर रहे हो? इतनी भयानक आग लगी है और आप कमरे के अंदर जाना चाहते हो? मिस्टर शैडो ने घबराते हुए कहा, मेरी वाइफ अंदर है। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आग की गर्मी की वजह से मिस्टर शैडो का मास्क भी गर्म होने लगा था। वेटर ने दिलासा दिया, सर मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही सोचिए, अगर आप इतनी भयानक आग में गए तो आप खुद ही जिंदा नहीं रह पाएंगे। हमने फायर ब्रिगेड को बुला लिया है, वो पहुंच ही रहे होंगे। हम आपकी वाइफ को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि मिस्टर शैडो अभी कुछ सोचने समझने की हालत में नहीं था। उसे बस एक ही ख्याल आ रहा था। वो जब इस कमरे से निकला था तब अंतरा सो रही थी।
जब उसने उठकर आँख देखी होगी तो वो कितना डर गई होगी। मिस्टर शैडो को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। वो देविका से मिलने नीचे गया ही क्यों? क्यों वो देविका के हाथों ब्लैकमेल हुआ? एक चुटकी बजाकर वो देविका का मुंह हमेशा के लिए बंद करवा सकता था। फिर वो उसकी बातों में क्यों आ गया? दूसरी तरफ सायरन आवाज़ सुनकर अंतरा होश में आई। उसे महसूस हुआ कि उसके नीचे की ज़मीन हिल रही थी। उसके आसपास काफ़ी ठंडा माहौल था। इन्हें होश आ रहा है डॉक्टर, इन्हें होश आ रहा है। डॉक्टर सुनकर अंतरा को समझ नहीं आया कि वो कहाँ है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आसपास का माहौल देखा। वो एक स्ट्रेचर पर लेटी हुई थी। आसपास देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एम्बुलेंस में थी। तुरंत एक फीमेल डॉक्टर अंतरा के पास आई और उसकी आंखें टॉर्च ऑन करके देखने लगी। उसके बाद उसने वार्ड बॉय से कहा, हॉस्पिटल में इन्फॉर्म कर दो कि ऑपरेशन थिएटर रेडी रखें। वहां पहुंचकर तुरंत ही सर्जरी करनी पड़ेगी। यह सुनकर अंतरा हक्की बक्की रह गई। कैसी सर्जरी? उसके पास बैठी नर्स ने अंतरा का हाथ पकड़कर धीरे से समझाया, शायद हमें आपका अबॉर्शन करना पड़े, क्योंकि आपकी प्रेगनेंसी का 7वां महीना चल रहा है और इस वक्त आपकी हालत काफ़ी सीरियस है। अगर सर्जरी करके बच्चे को बाहर नहीं निकाला तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। अबॉर्शन सुनते ही अंतरा दंग रह गई। उसे बस इतना याद था कि वह होटल सहारा के रूम नंबर 607 के बाहर कॉरिडोर में थी और किसी ने उस पर हमला किया था। उसके पेट पर काफ़ी बार वार किया गया था और उसके बाद उसे ब्लीडिंग शुरू हो गई थी। अंतरा ने बेसब्र होते हुए डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। मैडम, सर्जरी मतलब मेरा बच्चा प्रीमेच्योर पैदा होगा, है ना? डॉक्टर ने मास्क पहन रखा था, इसलिए अंतरा को उसके चेहरे के हाव भाव नहीं दिख रहे थे। उसे बस उसकी दिलासा देने वाली आवाज़ सुनाई दे रही थी। देखिए मैम, आप शांत हो जाइए। हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल आपकी हालत बहुत क्रिटिकल है और बच्चा तो। डॉक्टर ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। अंतरा एक धड़कन चूक गई। क्या हुआ बच्चे को? बताइए ना, क्या हुआ है मेरे बच्चे को? जवाब में डॉक्टर ने कहा, ऐसा लग रहा है कि बच्चा काफ़ी घायल हो चुका है और प्रीमेच्योर अबॉर्शन के सिम्टम्स हैं। बच्चे के शरीर में एमनियोटिक फ्लूइड चला गया है, इसलिए बच्चे को जल्द से जल्द बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है। अगर बच्चे के लंग्स से वो फ्लूइड निकाल पाए तो उसके बचने के चांसेस हैं, पर फिर भी कुछ कह नहीं सकते। यह सब सुनकर अंतरा का दिमाग सुन पड़ गया था। नर्स ने अंतरा को फ़ोन देते हुए कहा, मैडम, अगर आपको आपके किसी फैमिली मेम्बर का फ़ोन नंबर याद है तो उन्हें जल्दी से कॉल करके सेंट्रल हॉस्पिटल आने के लिए कहिए। हमें ऑपरेशन से पहले उनके सिग्नेचर चाहिए होंगे। अंतरा ने फ़ोन अपने हाथ में लिया तो पता चला कि वो उसका फ़ोन नहीं था। उसने नर्स से पूछा, आप लोगों को मेरे आसपास मेरा फ़ोन नहीं मिला था? नर्स ने ना में सर हिलाते हुए कहा, आप बहुत क्रिटिकल कंडीशन में थीं। आग लगने की वजह से होटल का पावर कट हो गया था। इस वजह से लिफ्ट्स नहीं चल रही थी। कुछ लोग आपको उठाकर नीचे होटल की लॉबी में लेकर आए थे। हमने वहीं से आपको एम्बुलेंस में डाला और निकल गए। आपकी हालत बहुत नाजुक थी, इसलिए आपके फ़ोन के बारे में सोचने का वक्त नहीं था। जब लोग अंतरा को उठाकर नीचे लाए होंगे, शायद तब उसका फ़ोन कहीं गिर गया होगा। अंतरा ने एक आह भरी। नर्स ने फिर से अंतरा को अपनी फैमिली को कॉल करने के लिए कहा। अंतरा ने हामी भरी और मिस्टर शैडो का नंबर डायल किया। 2 रिंग के बाद ही सामने की तरफ से फ़ोन उठा, लेकिन वो आवाज़ मिस्टर शैडो की नहीं थी। हेलो, कौन? मैं अंतरा। आप? अंतरा का नाम सुनते ही ऋषभ चीख पड़ा, अंतरा, तुम कहाँ हो? हम कब से तुम्हें पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं। अंतरा ने कमज़ोर आवाज़ में जवाब दिया, मैं अभी एम्बुलेंस में हूँ। मुझे सेंट्रल हॉस्पिटल अबॉर्शन सर्जरी के लिए कबीर से कहिए कि जल्दी से वहाँ पर आकर फॉर्म साइन करे। अंतरा की आवाज़ बीच बीच में कट रही थी। हालांकि ऋषभ को इतना समझ आ गया था कि अंतरा हॉस्पिटल जा रही थी, मतलब वो होटल या कमरे में नहीं थी। लेकिन मिस्टर शैडो अंतरा को बचाने के लिए आग की लपटों में जल रहे रूम नंबर 607 में चला गया था। वो जिंदा था या नहीं, यह भी नहीं पता था। उसका फ़ोन कमरे के बाहर गिरा हुआ था।
ऋषभ के सामने फिर से वो नज़ारा आ गया जब मिस्टर शैडो अपनी परवाह किए बिना कमरे में चला गया था। ए, क्या कर रहे हो? अरे कोई रोको इसे, अभी तक फायर ब्रिगेड क्यों नहीं आई? सब लोग चिल्ला रहे थे। ऋषभ भी जाकर कबीर को बाहर खींच लेना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे से अंदर गया, ऊपर से एक जला हुआ लकड़ा गिरा। वो तुरंत पीछे हट गया। ए, रास्ता दो, फायर फाइटर्स आ गए, हट जाओ सब, हटो। ऋषभ ने भी फायर फाइटर्स को तुरंत कमरा दिखाया। यहाँ पर अंदर एक आदमी है, जल्दी कीजिए। ऋषभ यह सब सोच रहा था, तब फिर से मिस्टर शैडो का फ़ोन बजा। ऋषभ ने देखा कि वही नंबर था। उसने फ़ोन उठाकर कहा, हाँ बोलो अंतरा। हालांकि सामने से किसी और की आवाज़ सुनाई दी। मैं सेंटर हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, क्या आप मिस अंतरा के फैमिली मेंबर हो? ऋषभ ने तुरंत जवाब दिया, जी जी, अंतरा कैसी है? सामने वाली औरत ने जवाब दिया, दरअसल उन्हें काफ़ी ब्लीडिंग हो रही है, उन्हें अभी ऑपरेशन थिएटर लेकर गए हैं, आप जितनी जल्दी हो सके हॉस्पिटल आ जाइए। यह सुनकर ऋषभ ने भागना शुरू कर दिया था। उसने कहा, मैं अभी पहुंच रहा हूं, आप कैसे भी करके उसे बचा लीजिए। उस औरत ने ऋषभ को भरोसा दिया कि वो लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं। ऋषभ को इस बात से सख्त नफरत थी। हर एक हॉस्पिटल में इंसान को डरा देने वाली बातें बताकर आखिर में यही सुनने को मिलता था कि हॉस्पिटल वाले पूरी कोशिश करेंगे। अंतरा और उसका बच्चा, 2 जान थी, 2 जान बचाने के लिए उनके पास 2 शब्द थे, कोशिश करेंगे। नीचे आकर ऋषभ तुरंत अपनी गाड़ी में बैठा और हवा के झोंके की तरह वहां से निकला। रास्ते में बहुत सारे ट्रैफिक सिग्नल आए, लेकिन ऋषभ ने कहीं पर भी एक्सीलरेटर से अपना पांव हटाया ही नहीं। लगभग 10 मिनट में वो सेंट्रल हॉस्पिटल पहुंच गया था। ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे पर नर्स इंतज़ार ही कर रही थी। जैसे ही उसने ऋषभ को हड़बड़ाते हुए देखा, वो तुरंत आगे गई और पूछा, सर, क्या आप मिस अंतरा के परिवार से हैं? ऋषभ का चेहरा पसीने से लथपथ था। उसने कहा, जी मैं ही हूँ, कहाँ है अंतरा? नर्स ने कहा, वो ऑपरेशन थिएटर में है। यह कहने के बाद नर्स ने ऋषभ को एक डॉक्यूमेंट दिया और कहा, जल्दी से इस पर साइन कर दीजिए, वक्त बहुत कम है, हम आपका ही इंतज़ार कर रहे थे। यह साइन हुए बिना ऑपरेशन शुरू नहीं हो सकता था। ऋषभ के हाथ कांप रहे थे। यह क्या है? नर्स ने ऋषभ को समझाया, यह कंसेंट फॉर्म है। मिस अंतरा का बच्चा तो अब रहा नहीं, अब हम सिर्फ उनकी जान बचाने की कोशिश कर सकते हैं। सब कुछ तैयार है, जैसे ही आप साइन कर देंगे हम तुरंत ऑपरेशन शुरू कर सकते हैं। यह सुनकर ऋषभ हक्का बक्का रह गया। उसके हाथ में पकड़ा फॉर्म कांप रहा था। उसने नर्स से पूछा, लेकिन अंतरा का लगभग 7वां महीना चल रहा था, क्या उसके बच्चे को बचाने का कोई तरीका नहीं था? नर्स ने एक आह भरी और बताया, अगर कोई उन्हें टाइम से हॉस्पिटल लेकर आ जाता तो बच्चे के बचने के फिर भी चांसेस थे, लेकिन हम लोग वहां पहुंचे तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वहां पहुंचकर जब हमने मिस अंतरा को चेक किया तो बच्चे के हार्ट बीट्स नहीं सुनाई दे रहे थे। इसका यह मतलब था कि बच्चे का दिल धड़कना बंद हो चुका था। यह सब सुनकर ऋषभ को ऐसा लगा कि नर्स के शब्द कहीं दूर से सुनाई दे रहे थे। यह हकीकत नहीं लग रही थी। पिछली बार जब वो अंतरा से मिला था तब वो कितनी खुश थी। वो अपने बच्चे के पैदा होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी, लेकिन अब उसका बच्चा तो चल ही बसा था, पर अंतरा की खुद की जान भी शायद खतरे में थी। अचानक से क्या हो गया था? सर, नर्स ने ऋषभ के कंधे पर हाथ रखा और कहा, सर जल्दी से फॉर्म साइन कीजिए, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। मिस अंतरा की तुरंत सर्जरी करनी पड़ेगी, हम और इंतज़ार नहीं कर सकते। नर्स की बात सुनकर अचानक ऋषभ होश में आया। उसे ऐसा लगा जैसे वो किसी डरावने सपने से बाहर आया हो। ऋषभ ने कहा भरी और अपने शर्ट की स्लीव से अपने माथे का पसीना पोंछा और फिर फॉर्म पर साइन किया। नर्स ने तुरंत ऋषभ के हाथ से फॉर्म लिया और ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ दौड़ी। ऋषभ ने उसे रोका। सुनिए, आप श्योर होना कि सिर्फ बच्चा चल बसा है, लेकिन माँ को कोई खतरा नहीं है? मेरा मतलब है कि अंतरा बच जाएगी ना? नर्स ने ऋषभ को पूरी तरह से हाँ में जवाब नहीं दिया। उसने बताया, अगर उन्हें बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है तो कहना मुश्किल है, लेकिन फ़िलहाल जो सिचुएशन है उस हिसाब से उनकी कंडीशन स्टेबल है। यह सुनकर ऋषभ ने हाँ में सर हिलाया और थैंक यू कहा।
उसके बाद नर्स तुरंत ऑपरेशन थिएटर में चली गई। नर्स के जाने के ऋषभ ने अपना फ़ोन निकाला और टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। हॉस्पिटल में थोड़ा शोर शराबा था। वो जाकर एक बेंच पर बैठा। लगभग आधे घंटे में और 3 लोगों को ऑपरेशन थिएटर ले जाया गया। उसमें से एक को किसी गाड़ी ने उड़ा दिया था, दूसरा एक वर्कर था जो किसी ऊंची बिल्डिंग से गिरा था, और एक हाई स्कूल का स्टूडेंट था जिसने पढ़ाई के प्रेशर से परेशान होकर नींद की गोलियां खा ली थी। सबके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। ऋषभ को ख्याल आया कि इस दुनिया में शायद हर सेकंड ऐसे हादसे होते होंगे, लेकिन हमें इस बात का सिर्फ तभी एहसास होता है जब हमारे किसी अपने के साथ ऐसा कुछ होता है। ऋषभ यह सब सोच रहा था, तब तक उसका फ़ोन बजा। उसके कॉल आंसर करते ही सामने से विक्रांत की आवाज़ सुनाई दी। ऋषभ, तुम कहाँ हो? दरअसल तन्वी का अंतरा से और मेरा रणवीर से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। उन दोनों के साथ कुछ हुआ है क्या? यह सुनकर ऋषभ कंफ्यूज हो गया। कौन रणवीर? विक्रांत ने कहा। मेरा मतलब कबीर। वो बहुत लंबी कहानी है, मैं बाद में बताऊंगा। तुम यह बताओ कि उन दोनों के बारे में तुम्हें कोई जानकारी है? ऋषभ ने विक्रांत को आज जो भी हुआ था सब बताया। ऋषभ को अच्छी तरह से पता था कि उसका भाई उससे ज़्यादा सुलझा हुआ था। ऋषभ को तो समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। अगर उसका भाई उसके साथ होगा तो उसे एक सहारा मिल जाएगा। पूरी बात सुनने के बाद विक्रांत चौंक गया। थोड़ी देर तक वो कुछ नहीं बोला। ऋषभ ने पूछा, भाई तुम हॉस्पिटल आ रहे हो? विक्रांत ने खुद को संभाला और कहा, हाँ मैं आ रहा हूँ, और तुम शांत रहो। इस तरह से आग लगना आम बात नहीं है। मुझे लगता है यह किसी की साजिश थी। रणवीर और अंतरा, फिलहाल दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता। अभी हम दोनों को ही इस मामले को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ऋषभ ने अपना सर खुजाते हुए कहा, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। सब कुछ किसी डरावने सपने की तरह लग रहा है। भाई तुम जल्दी से आ जाओ, अंतरा का बच्चा भी नहीं रहा। विक्रांत का फ़ोन अचानक तन्वी ने छीन लिया और पूछा, और अंतरा वो कैसी है? इसके जवाब में ऋषभ ने कहा, मुझे सच में नहीं पता। डॉक्टर और नर्स हमेशा एक ही तो बात करते हैं कि वो पूरी कोशिश करेंगे। यह सुनकर तन्वी घबरा गई। उसने कहा, मैं अभी आ रही हूँ, मुझे अंतरा के पास रहना है। यह कहते हुए तन्वी रो पड़ी। विक्रांत उसे दिलासा दे रहा था। ऋषभ ने फ़ोन कट किया और अपना सर पीछे करके दीवार के सहारे बैठा और ऊपर छत की तरफ देखने लगा। यहाँ अंतरा का ऑपरेशन चल रहा था। तब दूसरी तरफ केपी हॉस्पिटल में एक पेशेंट को लाया गया था जिसके शरीर पर बुरी तरह से जलने के निशान थे। वो 30 साल के आसपास का एक आदमी था। उसके चेहरे पर पहले से ही एक घाव था, इसलिए फ़िलहाल उसका चेहरा पहचानना मुश्किल था। इनका दिमाग खराब हो गया है क्या, जो इतनी भयानक आग में चले गए थे? अगर फायर ब्रिगेड वाले वक्त पर नहीं पहुंचे होते तो इनकी मौत भी हो सकती थी। एक डॉक्टर उस आदमी को चेक करते हुए यह बोल रहा था। डॉक्टर को असिस्ट करने के लिए उसके साथ 4-5 नर्सेज खड़ी थी। उन लोगों के सामने एक औरत खड़ी थी जो कि काफ़ी टेंशन में लग रही थी। डॉक्टर ने उसे पूछा, आप पेशेंट की रिलेटिव हैं? जवाब में उसने बताया, जी मैं इनकी गर्लफ्रेंड हूँ। यह सुनकर डॉक्टर ने अपना सर हाँ में हिलाया। अच्छा है कि आप इनके साथ हैं। जल्दी से एडमिशन फॉर्म भर दीजिए ताकि इनकी सर्जरी शुरू हो सके। वो खूबसूरत औरत और कोई नहीं बल्कि देविका ही थी। देविका ने अपने आंसू पोंछे और हामी भरी। नर्स ने फॉर्म तैयार रखा था। देविका ने एक के बाद एक डिटेल भरना शुरू किया, लेकिन पेशेंट्स नेम का कॉलम आते ही देविका का हाथ रुक गया। उसे समझ नहीं आया कि क्या नाम लिखना चाहिए, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर शैडो रणवीर आहूजा नाम कभी इस्तेमाल नहीं करता था। हो गया मैडम? पास वाली नर्स ने देविका से पूछा। देविका ने तुरंत फैसला लिया और रणवीर आहूजा नाम लिख दिया। उसके बाद जल्दी से बाकी की डिटेल्स भरी और फॉर्म नर्स को दे दिया। नर्स ने कहा, अब आप जल्दी से कैश काउंटर पर जाकर पेमेंट कर दीजिए। इतना बोलकर नर्स वहां से चली गई। देविका कैश काउंटर की तरफ जा ही रही थी
जब उसके बैग में पड़ा फ़ोन बज उठा। यह मोबाइल अंतरा का था। देविका ने फ़ोन निकाला तो देखा कि स्क्रीन पर दादी जी फ्लैश हो रहा था। देविका ने एक पल सोचा और फ़ोन उठाया। हेलो दादी जी। फ़ोन की दूसरी तरफ दादी हैरान रह गई। यह तो अंतरा का फ़ोन है ना, तुम कौन हो? इसके जवाब में देविका ने कहा, मैं नर्स हूँ। यह जिसका फ़ोन है, क्या आप उनके रिलेटिव हैं? यह सुनकर दादी घबरा गई। उसने कहा, हाँ मैं कबीर जिंदल की दादी हूँ और अंतरा मेरी बहू है। लेकिन अंतरा का फ़ोन आपके पास क्यों है? कबीर और अंतरा को कुछ हुआ है क्या? देविका ने कहा, सॉरी मैडम, लेकिन होटल सहारा में आग लगी थी और उस आग में मिस अंतरा। देविका की आगे की बात सुनकर दादी का दिमाग सुन्न पड़ गया था। दूसरी तरफ ऑपरेशन थिएटर में अंतरा को थोड़ा होश आया था। उसने हल्के से अपनी आंखें खोली। डॉक्टर, पेशेंट जाग गई है। अंतरा को देखकर नर्स ने तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म किया। अंतरा ने देखा कि 4 लोग उसे घेर कर खड़े थे। उसके ऊपर एक लाइट चल रही थी जिसकी रोशनी उसके पेट पर पड़ रही थी। उसका पेट एकदम सुन्न पड़ गया था। अंतरा ने धीरे से कहा, मेरा बच्चा। डॉक्टर ने तुरंत नर्स से कहा, जल्दी से एनेस्थेटिस्ट को बुलाओ। नर्स ने हामी भरी और वहाँ से निकली। अंतरा ने फिर से पूछा, डॉक्टर मेरा बच्चा ठीक है ना? डॉक्टर का पूरा ध्यान सर्जरी पर था। उसके माथे पर पसीना था। उसने अंतरा को जवाब दिया, देखिए मैडम, सर्जरी के वक्त मैं बात नहीं कर सकता। सर्जरी के बाद आपको वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, तब आपको सिचुएशन समझाई जाएगी। पर अंतरा एक ही रट लगाए बैठी थी कि उसे अपने बच्चे के बारे में जानना था। किसी ने अंतरा को कोई जवाब नहीं दिया। कुछ ही देर में एनेस्थेटिस्ट आई। उसने मास्क पहन रखा था। तुरंत ही उसने अंतरा को बेहोश किया। बेहोश होते होते भी अंतरा को कुछ देर तक उन लोगों की बातें सुनाई दे रही थी। ट्रीटमेंट ना करे, पागल हो गए हैं क्या? वही तो, अब इनका बच्चा तो रहा नहीं और ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से इनकी जान भी खतरे में है। इनको बचाया जा सकता है, फिर भी इनके फैमिली मेम्बर्स ट्रीटमेंट रोकना चाहते हैं। डॉक्टर, क्या किया जाए? इन्हें बचाएं या नहीं? ऑफ कोर्स बचाएंगे। यह किसी की ज़िंदगी का सवाल है। भले ही इनके घर वालों को इनकी ज़रूरत ना हो, लेकिन जब तक मुमकिन हो इंसान की जान बचाना हमारा फ़र्ज है। इसके बाद अंतरा एक अंधकार में सरक गई। शायद वो काफ़ी वक्त तक नींद में थी। उसे कुछ सपने भी आए। एक सपने में उसने देखा कि उसका बच्चा सुरक्षित पैदा हो चुका था। अंतरा ने एक प्यारी बेटी को जन्म दिया है जो बिल्कुल उसके जैसी दिखती थी। हालांकि उसके हाथ पैर उसके पिता की तरह लंबे थे। लेकिन अचानक कहीं से एक तूफान आया और अंतरा के हाथ से उसकी बेटी छीन कर ले गया। अंतरा ज़मीन पर गिर गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इस हादसे के 4 साल बाद यूरोप के सबसे पुराने शहर और इटली की राजधानी रोम में द प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़ अवार्ड सेरेमनी हो रही थी। इस बार एक हिंदुस्तानी आर्किटेक्ट को यह अवार्ड मिलने वाला था। इस आर्किटेक्ट की उम्र सिर्फ 30 साल थी। इतनी कम उम्र में यह अवार्ड आज तक सिर्फ महेश दीक्षित ने जीता था। हालांकि महेश दीक्षित की रेपुटेशन अब ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि उसने किसी और का डिज़ाइन चुराकर अपना नाम दिया था और यह अवार्ड जीता था। इस मामले को आर्किटेक्चर के इतिहास में बहुत शर्मनाक माना जा रहा था। सरकार ने भी इस धोखाधड़ी की कड़ी आलोचना की थी और उस साल के अवार्ड को इनवैलिड ठहराया था। इस कार्रवाई ने आर्किटेक्चर जगत में हंगामा मचा दिया था। कुछ लोगों ने इस मामले को एक अलग ही दिशा दे दी थी। उन लोगों का कहना था कि सारे इंडियंस झूठे और चोर हैं। उन लोगों ने यह भी मांग की थी कि प्रिट्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़ कमेटी इंडियंस को हमेशा के लिए बैन कर दे, ताकि वो लोग पार्टिसिपेट ही ना कर पाएँ। हालांकि यह सज़ा कुछ ज़्यादा ही सख्त हो जाती, फिर भी कुछ यूरोपियन और अमेरिकन आर्किटेक्ट ने इस मांग का सपोर्ट किया था। लेकिन कोई कुछ भी मांग करे, अवार्ड ऑर्गेनाइजेशन ऐसा नहीं कर सकती थी। उनके लिए पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट्स एक समान थे। वो लोग हर एक आर्किटेक्ट को मौका देना चाहते थे। एक आदमी की वजह से वो पूरे इंडिया को सजा नहीं दे सकते थे और इसी वजह से आज इतने सालों बाद एक इंडियन को
फिर एक बार अवार्ड मिलने जा रहा था। कुछ लोगों ने जजेस के प्रोफेशनलिज्म पर भी सवाल उठाए थे, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि फिर एक बार चोर को अवार्ड मिलने जा रहा है। ज़्यादातर लोग यह सोच कर आए थे कि उन्हें आज एक तमाशा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि महेश दीक्षित वाले कांड के बाद प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ अवार्ड के ऑर्गेनाइजर्स ने ऐसी धोखाधड़ी रोकने के लिए एक रास्ता निकाला था, और वो यह था कि अवार्ड देने से पहले कैंडिडेट से लाइव ब्रॉडकास्ट पर सवाल जवाब किए जाएंगे। अगर कैंडिडेट एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो उसे अवार्ड नहीं दिया जाएगा। क्या फिर से एक इंडियन इस अवार्ड को जीत पाएगा? क्या इंडिया पर लगा कलंक आज मिट जाएगा? इस तरह के हेडलाइंस के साथ बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने अवार्ड सेरेमनी शुरू होने से पहले ही अवार्ड के वेन्यू पर लाइव कवरेज शुरू कर दी थी। बैक स्टेज में ऋषभ मलिक सोफे पर बैठा अपने फ़ोन पर गेम खेल रहा था। उसके फ़ोन से बंदूक की गोलियां चलने की आवाज़ें आ रही थी। बेवकूफ़ कहीं का, कार्टून बॉक्स में कोई छुपता है क्या? ऋषभ गेम खेलते हुए बड़बड़ा रहा था। ऋषभ से थोड़ी दूर मेकअप मिरर के सामने एक बहुत खूबसूरत औरत बैठी थी। उसने ब्लैक कलर की इवनिंग ड्रेस पहनी थी। उसके काले घने बाल पीछे मोती की एक हेयर पिन से बंधे थे, जिससे उसकी लंबी गर्दन और ज़्यादा लंबी लग रही थी। वो आईने में आखिरी बार अपना मेकअप चेक कर रही थी। मेकअप रूम के दरवाजे पर नॉक हुआ और दरवाज़ा खोलकर एक लड़की ने कहा, जेनी, द वेन्यू इज़ रेडी, यू कैन गो ऑन स्टेज टू रिसीव द अवार्ड नाउ। यह लड़की जेनी की असिस्टेंट एलिस थी। जेनी ने हाँ में सर हिलाया और जवाब दिया, ओके थैंक यू। जेनी का जवाब सुनने के बाद भी एलिस वहीं पर खड़ी रही, इसलिए जेनी ने पूछा, इज़ देयर एनीथिंग एल्स यू वांट टू टेल मी? एलिस ने तुरंत जवाब दिया, नॉट एट ऑल, आई वॉज जस्ट चेकिंग आउट योर आउटफिट, यू आर लुकिंग टू ब्यूटीफुल टुडे। इतना बोलकर एलिस मुस्कुराते हुए वहाँ से निकल गई। एलिस के जाते ही ऋषभ ने अपना फ़ोन बंद किया और बोला, अंतरा, मेरा मतलब जेनी। बेचारी एलिस को पता नहीं है कि तुम सिर्फ आज नहीं हमेशा से खूबसूरत दिखती हो। मैं तो कहता हूँ कि तुम 4 साल पहले जैसी दिखती थी उससे भी ज़्यादा जवान दिखती हो। जेनी ने ऋषभ को घूरते हुए कहा, फिर से वही बात? ऋषभ सोफे से उठा और उसने हंसते हुए जवाब दिया, ठीक है, मेरी गलती, आगे से ध्यान रखूँगा। 4 साल से तुम मुझे रिजेक्ट कर रही हो, लेकिन इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। हमारे बीच तय हुआ था कि यह अवार्ड जीतने के बाद हम शादी कर लेंगे। जेनी ने एक गहरी सांस ली और स्टेज पर जाने के लिए अपनी कुर्सी से उठी। उसने ऋषभ की तरफ देखते हुए कहा, मुझे याद है, लेकिन पहले अवार्ड मिलने तो दो। प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ अब यूपीएससी के एग्ज़ाम से कम नहीं रहा। पूरी दुनिया के आर्किटेक्ट सामने बैठे होंगे और मुझसे सवाल पूछेंगे। उन सब के सवालों का जवाब दे पाई तब जाकर मुझे यह अवार्ड मिलेगा, वरना खाली हाथ लौटना पड़ेगा। यह सुनकर ऋषभ ने प्यार से डांटते हुए कहा, अरे क्यों खाली हाथ लौटोगी? मुझे तुम पर पूरा कॉन्फिडेंस है कि तुम जीतोगी ही जीतोगी। इतना बोलकर ऋषभ ने टॉपिक बदलते हुए कहा, और मैं शादी की बात इसलिए कर रहा था क्योंकि तुम्हें अब अपनी प्रेगनेंसी के बारे में भी सोचना पड़ेगा। मेरा मतलब है कि लोग कहते हैं कि औरतों के माँ बनने के लिए 25 से 28 परफेक्ट एज होती है। 30 के बाद काफ़ी दिक्कतें आती हैं। प्रेगनेंसी के बारे में सुनते ही जेनी के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। वो हल्का सा कांप उठी। ऋषभ को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने माफ़ी मांगी। रियली सॉरी अंतरा, मेरा मतलब है जेनी, मेरा वो इंटेंशन नहीं था। शट में मैं भी गधा हूँ। ये बोलते हुए वो खुद को ही कोसने लगा। उसने आगे कहा, अगर तुम्हें शादी नहीं करती तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम प्लीज़ गुस्सा मत होना। नहीं करेंगे शादी, बस हम ऐसे ही पूरी ज़िंदगी एक दूसरे से प्यार करते रहेंगे। वैसे भी तुमने अब अपना लुक बदल दिया है, इसलिए तुम्हें कोई पहचान नहीं पाएगा। हम लोग इंडिया के बाहर कहीं सेटल हो जाएंगे। अंतरा ने अपनी आंखें बंद की। उसके अंदर जो दर्द उठा था उससे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो फिर से उस ऑपरेशन थिएटर में पहुंच गई है।
एक बार जब अंतरा के मुकुंद मामा ने उसे अपना डर बताया था कि कहीं अंतरा की भी उसकी माँ जैसी हालत ना हो, तब अंतरा को पूरा भरोसा था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन आखिर उसका वही हाल हुआ था। ऑपरेशन थिएटर में वो अपने बच्चे के साथ अकेली थी। अंतरा की भी ट्रीटमेंट ना होने की वजह से मौत होने वाली थी। अगर उस रात ऋषभ मलिक ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए कंसेंट फॉर्म साइन नहीं किया होता तो अंतरा ने ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ दिया होता। यह सब याद करते हुए चैनी के चेहरे पर एक कड़वी मुस्कुराहट आ गई। हालांकि अंतरा की किस्मत उसकी माँ से अच्छी थी, वो बच गई थी और इसके अलावा उसने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली थी और अब वो चैनी बन गई थी। वो एक जीनियस आर्किटेक्चरल डिज़ाइनर बन चुकी थी और सबसे खास वो आज की अवार्ड सेरेमनी की मेन कैरेक्टर थी। चैनी ने एक गहरी सांस लेकर इन सब ख्यालों को अपने दिमाग से बाहर निकाला और मेकअप रूम से बाहर निकलकर स्टेज की तरफ गई। स्टेज पर पहुंचते ही चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उस पर पड़ी। काफ़ी सारे कैमरा उसे कवर कर रहे थे। 10 सेंटीमीटर्स हाई हील्स पहनकर भी अब अंतरा आराम से चल रही थी। क्या यह वही अंतरा थी जिसे हाई हील्स पहनना पसंद नहीं था, या फिर वो वाली अंतरा उस दिन ऑपरेशन थिएटर में ही मर गई थी? चैनी को देखते ही होस्ट आगे आया। वो थोड़ा मोटा आदमी था, लेकिन वो यूरोप में काफ़ी फेमस प्रोग्राम होस्ट था। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हे चैनी, गुड टू सी यू। चैनी ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और मुस्कुराकर होस्ट के साथ हाथ मिलाया। चैनी को देखकर सब लोग चौंक गए। इस अवार्ड का विनर न सिर्फ इंडिया से है, बल्कि वो एक औरत भी है। स्टेज के नीचे फुसफुसाहट शुरू हो गई। होस्ट ने धीमी आवाज़ में चैनी को दिलासा दिया, मिस चैनी, आप घबराओ मत, शांत रहो। यह सुनकर चैनी ने मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया और स्टेज के बीचों बीच रखे माइक के पास आकर खड़ी हो गई। चैनी को ऐसा लग रहा था कि जैसे ऑडिटोरियम की सारी लाइट्स उसी की तरफ लगा दी गई थी। इस वजह से उसे स्टेज के नीचे कितने लोग बैठे हैं यह भी नहीं दिख रहा था। उससे थोड़ी दूर बाईं तरफ ट्रॉफ़ी रखी गई थी। हालांकि चैनी को वो ट्रॉफ़ी मिले उससे पहले उसे काफ़ी सारे सवालों के जवाब देने थे। उसने गहरी सांस ली और कहा, गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम चैनी। उसकी आवाज़ बहुत मीठी थी। उसका लहजा भी काफ़ी शांत था। वैसे भी कहते हैं कि खूबसूरत औरतों को कुछ ज़्यादा ही अटेंशन मिलती है। जैसे कि अभी स्टेज के नीचे जितने भी जर्नलिस्ट मौजूद थे वो सब अंतरा के फ़ोटोज़ ले रहे थे। वो लोग अपनी असली काम भूल ही गए थे कि उन्हें इस सेरेमनी में आए दूसरे दिग्गजों पर भी ध्यान देना है। चैनी ने मुस्कुराते हुए आगे कहा, मुझे पता है कि यह अवार्ड जीतने के लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आप लोगों को सेटिस्फैक्ट्री आंसर दे पाऊँ। यह सुनते ही स्टेज के नीचे भीड़ में से किसी ने सीटी बजाई और इंग्लिश में कहा, यह तुम्हारा वहम है कि तुम हमें सेटिस्फाई कर पाओगी। उसके यह बोलते ही सब लोग ज़ोर से हंसने लगे। तब तक कोई दूसरा बोला, अरे भाई, एशियन औरतें इतनी पतली होती हैं कि पता ही नहीं चलता कि इंसान है या कंकाल, तो वो हमें खाक सेटिस्फाई कर पाएंगी। इसके साथ ही डबल मीनिंग बातें शुरू हो गई। मुझे तो सिर्फ यूरोप एंड अमेरिका की भरी हुई औरतें पसंद है, सीधी लाठी नहीं जिसकी फिगर ही ना हो। और नहीं तो क्या, वैसे भी एशिया के लोग चीटर्स होते हैं, सब के सब झूठे और मक्कार है, खासकर औरतें। चैनी को दिखाई नहीं दे रहा था कि यह सब कौन बोल रहा था। वो बस उन लोगों का डिस्कशन सुन सकती थी। हालांकि एक बात तय थी कि इतने बड़े अवार्ड फंक्शन में कोई ऐरा गैरा तो आएगा नहीं। वो सब के सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के दिग्गज ही होने चाहिए। और इन लोगों ने बहुत कम शब्दों में चैनी की तरफ अपना एटीट्यूड दिखा दिया था। चैनी के लिए आज अवार्ड जीतने से पहले का यह आखिरी पड़ाव पार करना आसान नहीं होने वाला था। चैनी ने मुस्कुराकर शांति से कहा, एक्चुअली मुझे खुद भी यूरोप और अमेरिका की औरतें पसंद है। मुझे उनसे दोस्ती करना इसलिए पसंद है क्योंकि वो बहुत खुले विचारों की और प्यारी होती हैं। लेकिन बदकिस्मती से यूरोप और अमेरिका के आदमी इन खूबसूरत परियों के लायक नहीं होते।
जैनी के यह बोलते ही ऑडियंस में अचानक खामोशी छा गई। इस हिंदुस्तानी औरत ने अभी अभी क्या कहा? क्या उसने यूरोपियन एंड अमेरिकन आदमियों को नीचा दिखाया? उसकी हिम्मत कैसे हुई? एक आदमी टेबल पर अपना हाथ जोर से पटकते हुए उठा और जैनी की तरफ उंगली दिखाते हुए उसने कहा, तुम अपने आप को समझती क्या हो? खुलेआम ऐसा बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी मिस जैनी, लेकिन ऐसा करके तुमने हमारा अपमान किया है। जातिवाद करने के लिए मैं तुम्हें कोर्ट में घसीट सकता हूँ। मैं तुम्हें हमारे यूरोप से निकलवा कर तुम्हारे गंदगी से भरे एशिया में फिकवा सकता हूँ। यह सुनने के बाद भी जैनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा उसकी मुस्कान बड़ी हो गई। जातिवाद? पहले तो कोई प्लीज़ इस जेंटलमैन को ठंडा पानी पिलाओ, इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है। जैनी के यह कहते ही वो आदमी बोल पड़ा, अपना मुंह बंद रखो जैनी। इस गलतफहमी में मत रहना कि तुम औरत हो तो तुम्हें स्पेशल ट्रीटमेंट मिलेगी। इसके जवाब में जैनी ने कहा, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं सोच रही हूँ, लेकिन मेरी बात ख़त्म होने से पहले ही आपने बोलना शुरू कर दिया, तो मैं क्या करूँ? मैं यह कह रही थी कि यूरोप और अमेरिका के आदमी यूरोपियन और अमेरिकन औरतों के लायक नहीं, क्योंकि यह आदमी बिना पूरी बात सुने गुस्सा हो जाते हैं और रिसर्च से पता चला है कि ऐसे लोग हिंसक प्रकृति के होते हैं। इसलिए यूरोपियन और अमेरिकन औरतों को ऐसे लोगों को पहचान कर उनसे दूर रहना चाहिए और शांत और नेक दिल आदमी के साथ शादी करनी चाहिए। यह सुनकर वो आदमी गुस्से से तिलमिला उठा, लेकिन वो कुछ बोले उसके पहले जैनी ने आगे कहा, और सर, मैंने यह बात फेमस क्रिमिनल साइकोलॉजी एक्सपर्ट माइकल की बुक ह्यूमन वीकनेस में पढ़ी थी। अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो इस बुक में चेक कर सकते हैं, और अगर आपको इस बात से कोई ऑब्जेक्शन है तो आपको मिस्टर माइकल से बात करनी पड़ेगी। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। यह सुनने के बाद उस आदमी के पास चुप होने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। वो बड़बड़ाते हुए वापस अपनी कुर्सी पर बैठ गया। जैनी ने बड़ी आसानी से उस आदमी का वार बेअसर बना दिया। उसे जवाब देते वक्त ना ही जैनी अधीर थी और ना ही उसने अकड़ दिखाई थी। उसके चेहरे पर गुस्सा भी नहीं दिख रहा था। जैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, एक कहावत है, क्रोध एक तरह का पागलपन है। यह सुनते ही उस आदमी ने कह दिया, मुझे तुम्हारी बकवास इंडियन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम जिस काम के लिए आई हो वो बोलो। तुम यह बताओ कि तुम्हारे डिज़ाइन में ऐसी क्या खास बात है। जैनी ने बताया, आई एम सॉरी, लेकिन आपको मेरा डिज़ाइन भी पसंद नहीं आएगा, क्योंकि यह भी इंडिया को ध्यान में रखकर बनाई गई है और आपने अपने अंदर इंडिया के खिलाफ पहले से ही नफरत पाल रखी है। इसलिए आपको मेरे डिज़ाइन के बारे में बताने का कोई मतलब ही नहीं है। यह सुनते ही उस आदमी को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? अपना बकवास डिज़ाइन लेकर वापस इंडिया ही चली जाओ। तुम्हारे लिए यहाँ पर कोई जगह नहीं है। इसके जवाब में जैनी ने कहा, सॉरी सर, लेकिन पहले आप मुझे यह बताओ कि क्या आप ज्यूरी मेंबर हो? उस आदमी ने अपने दांत पीसते हुए कहा, तुम कहना क्या चाहती हो? जैनी ने अपनी बात आगे बढ़ाते हुए कहा, अगर आप ज्यूरी मेंबर नहीं हो तो आप ऐसी बातें करके जजेस के ऊपर सवाल उठा रहे हो, क्योंकि मेरे डिज़ाइंस जजेस ने चुने हैं। अगर आप मेरे डिज़ाइंस को रिजेक्ट कर रहे हो तो इसका यह मतलब है कि आप जजेस के फैसले को भी रिजेक्ट कर रहे हो। यह सुनकर उस आदमी ने अपने दांत पीस लिए। तुम एशियंस को फ़िलॉसफी कुछ ज़्यादा ही आती है। जैनी ने हंसते हुए कहा, यह फ़िलॉसफी नहीं है, मैं तो बस यह समझा रही थी कि आप अपनी नादानी छुपाने के लिए एक के बाद एक बहाने कर रहे हो सर। इस ऑर्गेनाइजेशन के जितने जजेस हैं वो इंडस्ट्री के बेस्ट हैं। मुझे नहीं पता कि आप अच्छे इंसान हो या बुरे, लेकिन अगर आपको मेरी काबिलियत पर कोई शक है तो सेरेमनी ख़त्म होने के बाद मुझसे मिल सकते हैं। मैं एक एक करके आपके सारे सवालों के जवाब दे दूंगी। जैनी के यह बोलते ही होस्ट ने ताली बजाना शुरू कर दिया और इसी के साथ ऑडियंस ने भी ताली बजा दी। होस्ट ने ताली बजाते हुए कहा, यू आर परफेक्ट। जैनी ने मुस्कुराकर उसके सामने देखा और थैंक यू कहा। हालांकि जैनी परफेक्ट नहीं थी, बल्कि उसके डिज़ाइंस परफेक्ट थे। इस दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता। जैनी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या अब हम अवार्ड सेरेमनी शुरू कर सकते हैं? होस्ट ने जवाब में बताया, बिल्कुल,
अब इवैल्यूएशन कमेटी और रिपोर्टर्स एक एक करके आपको सवाल पूछेंगे। अगर आप सबको सही जवाब दे पाई तो यह ट्रॉफ़ी आपकी हो जाएगी। जैनी ने कह दिया कि वो तैयार है। उसके बाद सवालों का सिलसिला शुरू किया गया। जैनी ने हर एक सवाल के जवाब बिल्कुल शांति से और मुस्कुराते चेहरे से दिए। सेरेमनी रात के 8 बजे शुरू हुई थी और रात के 3 बजे तक चली। ज़्यादातर लोगों को नींद आने लगी थी। उन लोगों ने जल्द से जल्द फंक्शन ख़त्म करने के लिए रिक्वेस्ट भी की। हालांकि फिर भी कुछ जिद्दी लोग थे जो सवाल पर सवाल पूछ रहे थे। उनका बस एक ही मकसद था कि किसी भी तरह से जैनी को हरा दिया जाए। लेकिन जैनी बिल्कुल भी अधीर नहीं हो रही थी। उल्टा वो हर सवाल का विनम्रता से जवाब दे रही थी। उसने आर्किटेक्चर डिज़ाइनिंग की टेक्निकल चीज़ों के बारे में हर सवाल का सही जवाब दिया था। किसी सवाल के जवाब में उसने ऑडियंस को हंसाया तो किसी का जवाब देने के लिए कहावत या तो कहानी का इस्तेमाल किया। जैनी ने एक भी गलती नहीं की थी। ऐसा लग रहा था कि दोनों पक्ष देखना चाहते थे कि कौन सबसे पहले हार मानता है। आखिर में इवैल्यूएशन कमेटी का चेयरमैन आगे आया और उसने कहा, जब से यह सवाल जवाब का नया नियम लागू हुआ है उसके बाद पहली बार सेरेमनी इतनी लंबी चली है। अब तक मिस जैनी के जवाब सुनने के बाद मुझे लगता है कि उन्हें आर्किटेक्चर की अच्छी खासी समझ है और वो सच में इस अवार्ड की दावेदार हैं। मेरे हिसाब से यहाँ पर मौजूद सब लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे, है ना? इसी के साथ सब लोगों ने तालियां बजाई। होस्ट भी खुद को रोक नहीं पाया और उसने अनाउंस कर दिया कि जैनी ने इस साल का प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज़ जीत लिया है। उसके बाद जैनी को ट्रॉफ़ी दी गई और इसी के साथ सेरेमनी पूरी हुई। जैनी जब वापस मेकअप रूम में लौटी तब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मेकअप रूम के दरवाजे पर ऋषभ खड़ा उसका इंतज़ार कर रहा था। उसने तुरंत आगे जाकर जैनी को संभाला और उसे अंदर ले जाकर सोफे पर बिठाया। ऋषभ चिढ़ा हुआ था। यह यूरोपियंस खुद को समझते क्या हैं? इतने सारे आदमी मिलकर एक औरत को और उसके देश को बदनाम कर रहे थे और ऊपर से वो तुम्हें जातिवादी बता रहे थे। वो सब के सब साले दोगले थे। जैनी ने पानी पिया और जवाब दिया, इस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं है। यह अवार्ड ही इन फॉरेनर्स ने शुरू किया था और उन लोगों की फितरत ही पहले से ऐसी है कि वो लोग अपने लोगों के और अपने देश के बारे में पहले सोचते हैं। इसलिए इनसे बर्दाश्त नहीं होता कि कोई विदेशी इनके देश में आकर अच्छा काम करे या कोई ऐसा अवार्ड जीत कर चला जाए। यह सुनकर ऋषभ को हंसी आ गई। तुम्हारी ज़बान बहुत तेज हो गई है जैनी। जैनी ने अंगड़ाई लेते हुए कहा, तो और क्या करती? उन लोगों ने मुझे जवाब देने पर मजबूर कर दिया था। इतनी देर खड़े रहकर मेरे पैर की तो चटनी बन गई। जैनी 7 घंटे तक हाई हील्स पहनकर खड़ी रही थी। उसके पैर सुन्न पड़ गए थे। ऋषभ तुरंत जैनी के पैरों के पास बैठ गया और उसके जूते निकाल दिए और फिर उसके पैर दबाने लगा। जैनी अपना पैर खींच लेना चाहती थी लेकिन ऋषभ ने उसे ऐसा नहीं करने दिया। वो मसाज देता रहा। जैनी को भी इससे काफ़ी राहत मिल रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और सर पीछे करके सोफे पर टिका दिया। ऋषभ ने मसाज देते हुए कहा, तुम्हारा अपने गुस्से पर बहुत कंट्रोल है जैनी। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो स्टेज से उतरकर उस आदमी को पीट देता। जैनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर इस दुनिया में हर मामले को मारपीट से सुलझाया जा सके तो कितना अच्छा होगा ना। फिर तो मुझे आर्किटेक्चर के साथ साथ कराटे की क्लासेस भी लेनी पड़ती। यह सुनकर ऋषभ ने हंसते हुए कहा, फिर तो शायद तुमने अपनी कज़न को कब का सीधा कर दिया होता। जैनी ने अपनी आंखें खोलकर सोफे से अपना सर उठाया और ऋषभ की तरफ देखकर पूछा, तुम गायत्री की बात कर रहे हो? इसके जवाब में ऋषभ ने बताया, और नहीं तो कौन। हालांकि अब तो तुम्हें उसे पीटने की भी ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता उसकी बीमारी उसे ज़्यादा दिन जीने देगी। यह सुनकर जैनी ने कहा, क्यों, वो आदमी उसकी ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं देता? ऋषभ के हाथ रुक गए। वो जैनी की तरफ देखने लगा। 4 साल गुजर गए थे लेकिन जैनी अभी भी उस आदमी का नाम नहीं लेना चाहती थी। अभी भी जैनी उसे वो आदमी कहकर ही बुलाती थी। वो अब तक कुछ भी नहीं भूली थी। भले ही उसने अपना चेहरा, नाम, पर्सनैलिटी सब कुछ बदल लिया था
लेकिन वो कबीर जिंदल के लिए अपनी नफ़रत नहीं बदल पाई थी। हालांकि इस नफ़रत के बीज जैनी के अंदर खुद ऋषभ ने बोए